भारत के प्रधान न्यायाधीश ने इन हाउस प्रक्रिया के तहत 3 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट की प्रति न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से मिले जवाब की प्रति भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र के रूप में भेजी है। 8 मई को सार्वजनिक हुई इन चंद पंक्तियों की सूचना ने भारत की न्याय व्यवस्था से लेकर राजनीतिक गलियारों तक खलबली मचा दी। माना जा रहा है कि इन पंक्तियों का मतलब साफ है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को समिति ने दोषी पाया है और चीफ जस्टिस ने उन्हें हटाने की सिफारिश की है। इस पूरे मामले की शुरुआत 14 से 15 मार्च की दरमियानी रात से हुई, जब दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवासीय परिसर में आग लग गई। उस समय वर्मा होली की छुट्टियों के चलते भोपाल में थे। उनके घर से नोटों के बंडल जलने की खबर आग से भी तेजी से फैल चुकी थी। अलग अलग दावे और अटकलें लगने लगीं। 15 से 50 करोड़ तक की बातें हवा में थी। मीडिया में ट्रायल शुरू हो चुका था और राजनीतिक गलियारों में इस घटना के बहाने जजों की नियुक्ति करने वाला कॉलेजियम सिस्टम निशाने पर आ गया। Within next 15 days to 30 days, bring the law and remove this collegium system as fast as you can. न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका का विमर्श फिर से ताजा हो गया। जजों की संपत्ति सार्वजनिक किए जाने की मांग के बहाने जुडिशरी में भ्रष्टाचार का मुद्दा गर्म हो गया और इस बीच वर्मा से जवाब मांगा गया। उन्होंने इस पूरे मामले को खुद को बदनाम करने की साजिश करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कमरे में जले हुए नोटों की वीडियो और तस्वीरें जारी की, साथ ही वर्मा का जवाब और प्राथमिक जांच रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर दी। इस बीच वर्मा को वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया। इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने दिल्ली तक आकर विरोध जताया और वर्मा के खिलाफ महाअभियोग की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने आंतरिक जांच प्रक्रिया के तहत 3 सदस्यीय समिति को जांच सौंप दी और उसी समिति की रिपोर्ट अब वर्मा के जवाब के साथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी गई है। इस तरह एक बार फिर से ये मामला न्यायपालिका से कार्यपालिका के खेमे में पहुंच गया है। सवाल है कि अब आगे क्या होगा? क्या वर्मा को हटाया जा सकेगा या फिर वो इस्तीफा देंगे? और किसी हाईकोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया क्या है? पहले ऐसा कुछ हुआ है तो उसका क्या नतीजा निकला है? आज के सारांश में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस को 2 तरीकों से हटाया जा सकता है। एक तो इन हाउस यानी घरेलू जांच के बाद वो खुद इस्तीफा दे दें, नहीं तो फिर संविधान में तय महाअभियोग की प्रक्रिया से उन्हें हटाया जा सकता है। आइए पहले इन हाउस प्रक्रिया पर एक नजर डालते हैं। भारत में इन हाउस इंक्वायरी की शुरुआत 1995 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले सी रविचंद्रन अय्यर बनाम जस्टिस AM भट्टाचार्य के केस से हुई। बॉम्बे हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस पर एक विदेशी पब्लिशर से किताब की रॉयल्टी के नाम पर अनुचित भुगतान लेने के आरोप लगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सार्वजनिक न्याय की शुद्धता बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि एक आंतरिक जांच हो, जिससे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सार्वजनिक न्याय की धारा शुद्ध बनी रहे। इसके बाद 1997 में 3 सुप्रीम कोर्ट जजों और 2 वरिष्ठ हाईकोर्ट चीफ जस्टिसों की समिति ने एक प्रक्रिया तैयार की, जिसे दिसंबर 1999 में सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ ने स्वीकार किया। 2014 में इस प्रक्रिया में CJI को शामिल किया गया और उन्हें शक्तियां दी गई। इस प्रक्रिया के तहत अगर किसी हाईकोर्ट जज पर गंभीर आरोप लगते हैं तो संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पहले उनसे जवाब मांगते हैं और मामला गंभीर लगता है तो इसे CJI को भेजा जाता है। फिर CJI 3 वरिष्ठ जजों की जांच समिति का गठन करते हैं। जांच के बाद समिति 3 निष्कर्ष दे सकती है। पहला, आरोप निराधार हैं। दूसरा, आरोप गंभीर हैं और जस्टिस को हटाने की प्रक्रिया जरूरी है। तीसरा, आरोप सत्य हैं लेकिन जस्टिस को हटाना जरूरी नहीं। अगर जज इस्तीफा नहीं देते तो मामला राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटाने के लिए महाअभियोग की प्रक्रिया का भी सहारा लिया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 124 के 4 में इसके अनुसार कोई भी न्यायाधीश तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित न हो जाए। अनुच्छेद 218 के जरिए यह प्रावधान हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर भी लागू होता है।
जजेज इंक्वायरी एक्ट 1986 के तहत अगर लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को न्यायाधीश के खिलाफ वैध महाभियोग प्रस्ताव मिलता है तो उन्हें एक जांच समिति गठित करनी होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज और एक कानून विशेषज्ञ होते हैं। इसकी धारा 3 के अनुसार अगर जरूरत महसूस हो तो केंद्र सरकार अध्यक्ष या सभापति के अनुरोध पर उस न्यायाधीश के विरुद्ध केस लड़ने के लिए एक वकील भी नियुक्त कर सकती है। अगर दोनों सदन प्रस्ताव को पास कर देते हैं तो उसे राष्ट्रपति को भेजा जाता है और राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं। भारत में आज तक किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग के जरिए नहीं हटाया जा सका है। या तो न्यायाधीश ने संसद में कार्रवाई पूरी होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया या फिर इस बीच वो रिटायर हो गए और रिटायरमेंट के बाद उन पर आपराधिक मामले दर्ज हुए। अब तक 4 प्रमुख मामलों में जांच या महाअभियोग की प्रक्रिया चली है। आइए उन पर एक नज़र डालते हैं। जस्टिस वी रामास्वामी। 1991 में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस वी रामास्वामी पर वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप में लोकसभा में महाअभियोग प्रस्ताव लाया गया। जस्टिस पी.बी. सावंत समिति ने कुछ आरोपों को सही पाया, लेकिन 1993 में प्रस्ताव आवश्यक बहुमत नहीं जुटा सका और 1994 में जस्टिस सेवानिवृत्त हो गए। जस्टिस शुक्ला। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस.एन. शुक्ला पर सीबीआई ने 2 मामले दर्ज किए। जुलाई 2018 में 3 जजों की इन हाउस समिति ने मेडिकल कॉलेज घोटाले में उनकी संलिप्तता पाई और उन्हें हटाने की सिफारिश की। तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई ने 2019 में सीबीआई को जांच की अनुमति दी। इस बीच 2020 में वो बतौर हाईकोर्ट जज रिटायर हो गए। इसके बाद फरवरी 2023 में उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ। जस्टिस दिनाकरन। जस्टिस पी.डी. दिनाकरन ने 2011 में उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद से इस्तीफा दे दिया। 2009 में उनकी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की सिफारिश हुई थी, लेकिन तमिलनाडु में भ्रष्टाचार और जमीन हड़पने के उन पर गंभीर आरोप लगे। दिसंबर 2009 में राज्यसभा के 75 सदस्यों ने उनके खिलाफ महाभियोग की मांग की। जजों की जांच समिति बनी, लेकिन जांच लंबित रहते हुए ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कार्रवाई समाप्त हो गई। जस्टिस सौमित्र सेन। 2011 में कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। हाईकोर्ट के किसी जज के खिलाफ ये पहली बार था। उन पर वकील रहते 1984 में कोर्ट द्वारा नियुक्त रिसीवर के रूप में बड़ी राशि के गबन का आरोप था। जांच समिति ने उन्हें दोषी पाया और हटाने की सिफारिश की। लोकसभा में प्रस्ताव से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस वर्मा का क्या? खबरों के मुताबिक वर्मा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। अब मामला राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास है। प्रधानमंत्री मोदी के सहयोगी लगातार कॉलेजियम और न्यायपालिका के ऊपर भ्रष्टाचार और विधायिका के अधिकारों में हस्तक्षेप का सवाल उठाकर हमला करते रहते हैं। लिहाजा जस्टिस वर्मा के मामले में सरकार का अगला कदम बेहद अहम होगा। ये देश में न्यायपालिका और विधायिका के रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित करेगा। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए और न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।